जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि भारत ने लगभग 3 दशकों तक रूस के AL-31FP जेट इंजन का निर्माण किया, हजारों जटिल पार्ट्स बनाए, दुनिया के सबसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों में महारत हासिल करी। लेकिन अब यही उत्पादन लाइन बंद हो गई और वहां काम करने वाले अनुभवी इंजीनियर रिटायर हो गए। तो क्या भारत अपनी सबसे बड़ी एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हमेशा के लिए खो देगा? हाल ही में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने बिल्कुल इसी बात को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो कोरापुट डिवीज़न है, जो कि वर्षों तक अपने इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाती रही है, और उन्होंने कहा कि अगर कोरापुट डिवीज़न की जो वर्षों की विशेषज्ञता है, इसे कावेरी 2.0 और एमका इंजन और भविष्य के स्वदेशी कार्यक्रमों में ट्रांसफ़र नहीं किया गया, तो भारत एक रणनीतिक नुकसान झेल सकता है। तो आखिरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो कोरापुट है, उसमें ऐसा क्या खास है? AL-31FP लाइन बंद होने से क्या खतरा है? और फ्लाइंग टेस्ट बेड आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों को विस्तार से समझेंगे। पहले हम समझते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीज़न की असली ताकत। दोस्तों, जब भी AL-31FP इंजन की बात होती है तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भारत सिर्फ रूस से इंजन खरीदता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अलग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीज़न ने पिछले कई वर्षों में AL-31FP इंजन का लाइसेंस उत्पादन किया है। यानी सिर्फ असेंबली नहीं, बल्कि इंजन के बेहद जटिल हिस्सों का निर्माण, मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट और जो फाइनल इंटीग्रेशन है, ये भारत में ही किया गया। धीरे धीरे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजीनियर्स ने ऐसी तकनीकों में महारत हासिल कर ली जिन्हें दुनिया में बहुत कम देश कर पाए हैं। और यही वजह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में से एक बन चुका है। अब यहाँ पर पूर्व GTRE अधिकारी के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट ने कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में अनुभव प्राप्त किया है जो भविष्य के हर आधुनिक जेट इंजन की रीढ़ है, जैसे कि सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स। ये इंजन के सबसे गर्म हिस्से में लगते हैं। इनका निर्माण दुनिया की सबसे कठिन मेटलर्जिकल प्रक्रियाओं में से एक गिना जाता है। इसके अलावा डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड ब्लेड्स, इनकी वजह से इंजन ज़्यादा तापमान सह सकता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। फिर आता है एडवांस निकल सुपर एलॉयज। ये विशेष धातुएं आधुनिक फाइटर जेट इंजन को हज़ारों डिग्री तापमान में भी सुरक्षित चलाती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ये एक अत्याधुनिक वेल्डिंग तकनीक है। इसका इस्तेमाल इंजन के अत्यंत संवेदनशील रोटर और हाई प्रिसीजन पार्ट्स बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, इन तकनीकों को सीखने में किसी भी देश को वर्षों का नहीं बल्कि दशकों का समय लगता है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी अथक परिश्रम से इसमें महारत हासिल प्राप्त करी है। तो आखिरकार अगर इतना सब कुछ हुआ तो गलती कहां पर हुई? पूर्व अधिकारी का सबसे बड़ा आरोप यही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट में मौजूद यह ज्ञान पूरे देश में कभी फैलाया ही नहीं गया। यानी GTRE, DMRL और बाकी स्वदेशी इंजन संस्थानों तक ये अनुभव व्यवस्थित रूप से नहीं पहुंचा। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब कावेरी इंजन पर काम चल रहा था, तब भारत के पास पहले से मौजूद इंडस्ट्रियल अनुभव का पूरा लाभ उठाया ही नहीं गया। कावेरी परियोजना अलग रास्ते पर चलती रही। अगर उस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अनुभव गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट तक व्यवस्थित रूप से पहुंच जाता, तो शायद भारत की इंजन तकनीक आज कहीं और आगे होती। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि AL-31FP को लेकर जिन्होंने चिंता व्यक्त करी है, आखिरकार उस AL-31 इंजन की उत्पादन लाइन कब तक चलेगी? देखिए, सुखोई 30 MKI बेड़े की ज़रूरतों के पूरे होने के बाद भविष्य में ये लाइन धीरे धीरे बंद हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो उसी समय वहाँ के जो अनुभवी इंजीनियर्स हैं, वो रिटायर हो सकते हैं, और उनके साथ दशकों का जो व्यवहारिक ज्ञान है, ये भी खत्म हो सकता है। याद रखिए, मशीनें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अनुभव नहीं। इसीलिए पूर्व अधिकारी ये चाहते हैं कि इन इंजीनियर्स को तुरंत कावेरी 2.0, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन और दूसरे जो स्वदेशी इंजन परियोजना है, उनमें लगाया जाए, ताकि उन्होंने अथक परिश्रम से जो ज्ञान अर्जित किया है वो व्यर्थ ना हो पाए। अब यहाँ पर फ्लाइंग टेस्ट बेड को लेकर के भी काफ़ी बात होती है, और अब बात करते हैं फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी FTB की। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इंजन लैब में टेस्ट हो गया तो काम पूरा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इंजन की असली परीक्षा हवा में होती है। इसीलिए दुनिया के बड़े देश विशेष विमान तैयार करते हैं जो कि इंजन टेस्टिंग के लिए होते हैं, जिनमें नए इंजन को लगाकर उड़ान के दौरान उसका परीक्षण किया जाता है, और इसी विमान को हम फ्लाइंग टेस्ट बेड कहते हैं। भारत के पास अभी तक अपना कोई स्थायी फ्लाइंग टेस्ट बेड विमान नहीं है।
कावेरी इंजन के परीक्षण के लिए भारत को पूरी तरीके से रूस के IL-76 पे निर्भर रहना होता है और इसका मतलब यह है कि अंतिम उड़ान परीक्षण के लिए भारत विदेशी सुविधाओं पर निर्भर रहता है। भविष्य में इसका असर काफी गंभीर हो सकता है। यहाँ पर सोचिए कि आने वाले वर्षों में भारत किन किन इंजनों पर काम करेगा। कावेरी 2.0 90% से ज़्यादा कंफर्म हो चुका है। एमका के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि हमें एक इंजन के अलग अलग इटरेशंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भविष्य के यूकैव इंजन हो गए, नेवल गैस टर्बाइन इंजन हो गए और दूसरे जो अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। और अगर भारत के पास अपना फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं होगा तो हर बार विदेशों की मदद लेनी पड़ेगी। इससे समय भी बढ़ेगा, लागत भी बढ़ेगी और तकनीकी जो गोपनीयता है ये भी प्रभावित हो सकती है। तो हमें करना क्या चाहिए? पूर्व गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट अधिकारी ने 3 बड़े सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव तो ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो कोरापुट के अनुभवी इंजीनियर्स हैं और उनकी जो विशेषज्ञता है इसको संरक्षित किया जाए। दूसरा ये है कि जो एडवांस मेटलर्जी और इंजन निर्माण तकनीकों को GTRE, DMRL और जो अन्य DRDO प्रयोगशाला है वहां तक पहुंचाया जाए। और तीसरा प्रमुख सुझाव ये है कि भारत जल्द से जल्द अपना इंडिजिनस जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है वो तैयार करे। और ये 3 कदम भारत के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इससे हम पूरी तरीके से एक आत्मनिर्भर शक्ति बन सकते हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के जो पूर्व वैज्ञानिक हैं उन्होंने हाल ही में एक और बड़ी स्टेटमेंट दी थी जिसको हमने डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में कवर भी किया था। उन्होंने कहा कि हम एक गलती कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से इस समय सिर्फ एक इंजन के बारे में सोच रहे हैं जबकि हमारी रिक्वायरमेंट इस समय अलग अलग है। हमें एक ही इंजन से पूरे फ्लीट को कवर नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप रिक्वायरमेंट को देखें तो तेजस की रिक्वायरमेंट अलग है, तेजस मार्क 2 की अलग है, एमका की अलग है। तो ऐसे में आप एक इंजन को विकसित करने के बाद आराम से नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, पहले आप ध्यान केंद्रित करिए एक इंजन में, उसको डेवलप करिए, लेकिन उस जैसे ही वो विकसित हो जाए उसकी कोर का इस्तेमाल करके आप उसके अलग अलग इटरेशंस को विकसित करिए ताकि हम F404 और F414 दोनों को रिप्लेस कर सकें। और कावेरी इंजन हमेशा से उनकी प्राथमिकता में रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इनका कहना गलत नहीं है। अगर कोरापुट डिवीजन बंद हुई तो इसका खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा। तो आज भारत सिर्फ एक इंजन नहीं बना रहा है दोस्तों, बल्कि एक पूरा एरो इंजन इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। लेकिन केवल तकनीक यहाँ मशीनों तक सीमित नहीं होती है। तकनीक उन इंजीनियर्स के अनुभव में होती है जिन्होंने वर्षों तक उस पर समय दिया है। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कोरापुट में यह विशेषता समय रहते कावेरी 2.0 एमका इंजन और भविष्य के परियोजना तक पहुंचा दी गई तो भारत आने वाले वर्षों में दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जो पूरी तरह स्वदेशी फाइटर जेट इंजन विकसित और निर्मित करते हैं। और अगर ये अनुभव भारत ने खो दिया तो भविष्य की कई परियोजनाओं के जो वर्षों के समय हम बचा सकते थे वो हमें फिर से इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप इनसे सहमत हैं या नहीं? आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।